गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्वेश्चन सेशन को शुरू करते हैं। चलिए आप लोग सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। आप लोगों तक ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग जुड़े हुए हैं और जल्दी से बता दीजिए। क्या हम लोग क्लास को शुरू करें? विल वी स्टार्ट द क्लास? विल वी स्टार्ट द क्लास? जल्दी से बता दीजिए। नमस्ते। नमस्ते अंशुमन। मॉर्निंग पिंटू। आज तो आपकी सुबह से ही क्लास हो रही है ना? आज अपना लेक्चर नंबर 13 है। लोग आज क्वेश्चन सेशन करेंगे। शाम को जो लेक्चर होगा अपना, शाम के लेक्चर में इधर वी स्टार्ट फिक्शन और एंड्रॉयड, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक को हम लोग शाम के क्लास को बड़े वाले बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस को फोर्स एंड फोर्स सिस्टम को क्वेश्चन लगा रहे थे। चलिए फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएँगे। अभी क्वेश्चन आसान हो। चलिए कुछ टॉपिक आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात मैं करता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? डेफिनेशन पे चलिए डेफिनेशन पे ही पहले चलते हैं। पहले डेफिनेशन पे चलता हूँ। तो ये बोलता है कि जो आपका फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। इज क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, है ना? दिस इज द स्टेटमेंट। यदि मैं इस टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, एफ इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, है ना? इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। और बता दें हमने सही बताया, ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। एफ इंटू डी टी को ही हम लोग इम्पल्स का क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। और ये मेरा क्या हो गया? मोमेंटम। तो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी क्लियर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहलाता है ना? साथ ही साथ जो इसका रिजल्ट बन के आता है वो आता है एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना? रिजल्ट बन के आता है एफ इज इक्वल टू क्या? एम ए। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है? एक रिजल्ट है। साथ ही साथ यदि आपको एक से ज्यादा फोर्स है तो आप लोग एफ नेट लेके चलेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा, है ना? और जो आपका एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन विल सेम एज डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। ये सब हम लोग बचपन में 9th या 11th ये दोनों जगह हम लोग पढ़कर आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? और जल्दी से बता दीजिए। यू हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए, गुड मॉर्निंग सत्यजीत। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। उसके बाद एक तो ये हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है लेमिस थ्योरम। तो चलिए लेमिस थ्योरम को समझते हैं। सपोज दिस इज फोर्स, कितना स्लाइड हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस अभी स्टार्ट ही किए हैं, रिवीजन करा रहे हैं कुछ। रिवीजन करा रहे हैं सत्यजीत, कुछ भी नहीं हुआ है ना? कुछ भी अभी नहीं हुआ है। सपोज दिस इज आई हैव थ्री फोर्सेस, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज। ये लेमिस थ्योरम का एक और मैं केस को, स्पेशल केस को यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। सपोज दैट दिस एंगल is 90 degree. Okay, this angle is 90 degree. I'm telling that this angle is 90 degree.
उसके बाद आपको बाकी एंगल पता है या नहीं भी पता है, बात नहीं है। मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल आपको अल्फा है, दिस एंगल इज़ अल्फा एंड दिस एंगल इज़ इट क्लियर? तो लेमिस थ्योरम का एक स्पेशल केस को ले रहा हूँ, जहाँ पर किसी भी 2 फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आई एम टेकिंग अ स्पेशल केस ऑफ लेमिस थ्योरम, जिसमें कि 2 फोर्स के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री, है ना? एक चीज़ देखेंगे, यदि मैं को क्या कहते हैं लॉ ऑफ एडिशन से सॉल्व करना चाहूँ, सर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि आप किसी भी फोर्स को आप किसी भी फोर्स को आप पहले उठा सकते हैं। चलिए हमने उठा लिया, दिस इज फोर्स है P1। सभी लोग बताएं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल में या चलिए लॉ ऑफ ट्रायंगल में ही जो सेकेंड फोर्स को हम लोग ऐड करते हैं, वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है? हेड टेल कॉम्बिनेशन होता है या टेल हेड कॉम्बिनेशन होता है या टेल टेल कॉम्बिनेशन होता है? एवरीवन प्लीज टेल मी। यदि मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल के उपयोग करता हूं तो बताइए किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है? यदि मुझे इस P1 फोर्स के ऊपर P2 रखना है तो मैं किस तरह के कॉम्बिनेशन का उपयोग करूंगा? आप लोग सब शांत क्यों हो गए भाई? हेड टेल कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं इस P2 को इस कॉम्बिनेशन पर यहाँ पर रखते हैं। तो आपको यह पता है कि जो एंगल है P1 और P2 के बीच का जो आप एंगल देख रहे हैं ये 90 डिग्री है। P1 और P2 के बीच का एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है और ये टेल टू टेल कॉम्बिनेशन पे 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं एक लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा एक लाइन ऑफ एक्शन है। बस थोड़ा-सा समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको आसानी होगी। आज जो क्वेश्चंस कराएँगे ना, आसानी तो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, है ना? टेल टू टेल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप इस फोर्स को आपको आगे करना पड़ेगा। इस फोर्स को आपको आगे करना पड़ेगा, है ना? इस फोर्स को आपको आगे करना पड़ेगा। टेल टू टेल कॉम्बिनेशन यदि आपको लगाना है, तो इस फोर्स को आपको आगे करना पड़ेगा, है ना? और ये एंगल आपको क्या होगा? 90 डिग्री होगा। टेल टू टेल कॉम्बिनेशन करना है, तो ये एंगल 90 डिग्री। लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको यदि पीछे भी करके चलेंगे, इसको यदि आप पीछे भी लेके चलेंगे, तब भी एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होगा। इज़ इट क्लियर? एवरीवन प्लीज़ टेल मी। फिर भी ये एंगल 90 डिग्री ही है ना? नीलांचल क्लास को थोड़ा-सा स्टार्टिंग क्लास को देख लेंगे नीलांचल, है ना? टेल हेड टेल कॉम्बिनेशन क्या होता है नीलांचल? आप बाद में क्या अभी ही देख लीजिए, समझ लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर पे जहाँ पे एरो है ना, इसको हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं। इज़ इट क्लियर? इसको हम लोग हेड कहते हैं, इसको हम लोग टेल कहते हैं। तो जब भी 2 वेक्टर को हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल में ऐड करते हैं, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन से लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मतलब पहले वेक्टर के हेड पर यदि मुझे दूसरे वेक्टर को लाके प्लेस करना है, तो दूसरे वेक्टर के टेल को लाके हम लोग प्लेस करते हैं। इसी को कहते हैं हेड टेल कॉम्बिनेशन, है ना? तो डाउट बाद में के लिए भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार क्लास को एक बार देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझाया है। चलिए, अच्छा, उसके बाद यदि मैं तीसरे फ़ोर्स की बात करता हूँ, इसी तीसरे फ़ोर्स को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इसी तीसरे फ़ोर्स को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ P3 को, तो देखिएगा P3 को मैं कॉपी कर रहा हूँ, दिस इज़ माय P3, कॉपिंग दिस, दिस इज़ माय P3, ठीक है? चूँकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट मेरा इक्विलिब्रियम में है, तो आपको पता है कि यदि ऑब्जेक्ट मेरा इक्विलिब्रियम में है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल में कोई भी एक साइड आपको याद होगा कि लॉ ऑफ ट्रायंगल में कोई ना कोई एक साइड रिजल्टेंट होता है। इज इट क्लियर? ये जो मेरा P3 है, हम कह सकते हैं कि ये जो P3 है, वो मेरा रिजल्टेंट है किसका? P1 और P2 का। 1 एंड ये इक्विलिब्रियम में है ना, हम लोग लेमिस थ्योरम जो लगाते हैं भाई, लेमिस थ्योरम हम लोग तभी लगाते हैं जब बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का होने का मतलब है कि एक रिजल्टेंट होगा। इट क्लियर? एक रिजल्टेंट भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप साफ शब्दों में समझे कि यदि आपको कोई भी एक राइट एंगल आपको 2 फोर्स के बीच का राइट एंगल है ना, आप इसको डायरेक्ट इस तरह से आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। बस आप सिंपल सा समझे, एक आसान शब्दों में, इतना लंबा-चौड़ा जाने का कोई मतलब नहीं है। आप ये समझिए कि आपको लेमिस थ्योरम का यदि आपको एप्लीकेशन का उपयोग करना है,
आपको आसान तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है किसी क्वेश्चन को, यदि 90 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो जो भी फोर्स है उसको आप 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना? उसके बाद जो तीसरा फोर्स है वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए। P1, P2 और ये मेरा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट होगा। बस आपको एंगल जो लेना है, एंगल लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि इस डायग्राम में, लेमिस थ्योरम के डायग्राम में सभी एंगल टेल टू टेल कॉम्बिनेशन पे है और जबकि ट्रायंगल को जब आप बनाएँगे तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन का एंगल होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? एक बार बता दीजिए क्या ये क्लियर है? कि जब आप लेमिस थ्योरम का स्पेशल केस है ये, कि जब कोई भी 2 फोर्स 90 डिग्री है, तो उसको 90 डिग्री पे दिखा दीजिए, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? उसके बाद थर्ड फोर्स जो है ऑटोमेटिक वो P3 हो जाएगा। थर्ड फोर्स वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा। बस आपको एंगल को ध्यान रखना है कि लेमिस थ्योरम में जो एंगल होता है, वो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन का होता है ना? और जबकि जबकि आपको ट्रायंगल में जो होता है, वो हेड टेल कॉम्बिनेशन का होता है। तो आपको अपने हिसाब से एंगल को निकालना है। तो आपको यदि यहाँ का एंगल निकालना है, तो आपको हेड टेल कॉम्बिनेशन लेमिस थ्योरम से हेड टेल कॉम्बिनेशन को निकाल कर यहाँ पे एंगल को पुट करना है। चेंज होगा। हाँ, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ पिंटू। मैंने डायरेक्शन बोला क्या? मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की, है ना? मैंने डायरेक्शन का कोई भी बात, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले इसी पे एक क्वेश्चन को मैं आपको करा के दिखाता हूँ। इसी इसी पे पहले सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपके लिए करा के दिखाता हूँ, फिर वापस से शुरू करूँगा पे और दोनों मेथड से करके दिखाऊँगा मैं आपको। देख लेता हूँ कहीं पे क्वेश्चन तो होगा ही। 1 सेकंड रहा हूँ। चलिए, ये एक क्वेश्चन है। देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एसी में आपको टेंशन पूछा जा रहा है। इस एसी में आपको टेंशन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लेमिस थ्योरम लगाएँ, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हुए आए हैं। है ना? जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। तो लेमिस थ्योरम को लगाएँ। कहता है कि सबसे पहले आप कोई भी एक फोर्स को आप कंसीडर कर लीजिए। ओके, आई एम कंसीडरिंग 800 न्यूटन। यदि आप 800 न्यूटन को कंसीडर करेंगे, तो बताइए रिमेनिंग 2 फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है जी? रिमेनिंग, इसको यदि मैं F1 बोल रहा हूँ, इसको यदि मैं F2 बोल रहा हूँ, तो रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल क्या है? एवरीवन प्लीज टेल मी। व्हाट इज़ द रिमेनिंग एंगल बिटवीन F1 एंड F2? इफ आई कंसीडरिंग फोर्स 800, एंगल 90 डिग्री होगा, है ना? चलिए, यदि मैं F2 को कंसीडर कर रहा हूँ, यदि मैं F2 को कंसीडर कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग फोर्स के बीच का एंगल 150 डिग्री हो जाएगा, है ना? और यदि मैं F1 को कंसीडर कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग फोर्स का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो इधर हो गया 800 बाय F2 बाय साइन 150 डिग्री एंड F1 बाय साइन 120 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ से F1, F2 दोनों ही निकाल सकते हैं। चलिए मैं दोनों ही निकाल के आपको दिखाता हूँ। F1 का जो वैल्यू है, ये हो जाएगा 800 इंटू साइन 150, है ना? 800 इंटू साइन 150 यही होगा। 800 इंटू साइन 150 ये हो जाएगा आपको 400 न्यूटन। F1 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। उसी तरह यदि मैं F2 को निकालूं, तो F2 हो जाएगा 120, है ना? तो 90 और 30 120 है, ठीक है, 120 है। तो F2 हो जाएगा आपको 692। कुछ गलत हो गया है क्या? समथिंग इज रॉन्ग? कुछ गलती है क्या? क्या सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम है? साइन 120 होगा किसमें 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 पिंटू पिंकी साइन 120 होगा F2 में। गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, F1 है ना? ओके ओके, ठीक है, तो चलिए ये तो F2 आ गया, कोई बात नहीं। और ये जो है मेरा F1 आ गया, है ना? ये मेरा क्या आ गया? कोई बात नहीं, अब हमने सही कर लिया। और F1 जो है वो आ गया आपको 692.8, 692.8। अब ठीक है? अब सही है अब सही है ना? एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे और एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो F1 और F2 आ जाएगा। अरे! तो क्या दिक्कत है भाई? साइन 150 डिग्री को हम लोग लिखेंगे
साइन 90 प्लस 60 डिग्री और साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस थीटा होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इस तरह निकाल लेंगे, है ना? इस तरह निकाल लेंगे जगमोहन, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है ना? इसी तरह साइन 120 का वैल्यू को निकालना है, तो साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू कॉस 30 इज इक्वल टू रूट बाय 2। ऐसे निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? चलिए, तो हमने यहाँ पे मुझे F2 निकालना था, F2 का वैल्यू क्या आया? 400 न्यूटन आया। आप चेक कर सकते हैं कि F2 का वैल्यू 400 न्यूटन। एक तो ये तरीका है हमारे पास, एक तो ये तरीका है हमारे पास, ये तो हम लोग बेसिक तरीका जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि सर यहाँ पे F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इज इट क्लियर? सभी लोग बताएं, F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं सर। अभी आपने सिखाया कि यदि आपको F1 F2 है ना, और 90 डिग्री है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। इसको आप F1 लिखेंगे, है ना? इसको आप F1 लिखेंगे, इसको आप F2 लिखेंगे और जो थर्ड फोर्स है वो आपको 100 न्यूटन है। ये एंगल आपको 90 डिग्री है। बस आपको ये रिमेनिंग 2 एंगल्स आपको चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रिमेनिंग एंगल है, ये रिमेनिंग एंगल इस डायग्राम के लिए हेड टेल कॉम्बिनेशन से होता है। कैसा कॉम्बिनेशन से होता है? हेड टेल कॉम्बिनेशन से। तो आप देखेंगे, मुझे ये एंगल चाहिए ना, सपोज आई एम सेइंग कि ये एंगल अल्फा है, मुझे अल्फा चाहिए, तो आप बताइए कि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है जी? अल्फा जो है, अल्फा एंगल जो है ये F2 एंड 100 न्यूटन के बीच का है। बस आप डायग्राम में चेक कीजिए F2 और 100 न्यूटन कहाँ है। तो ये रहा F2 और ये है 800, सॉरी 100 नहीं 800। तो ये है आपका 800 और आपको यहाँ पे डायग्राम में ये एंगल दिया हुआ है, ये है F2 और 800। आपको क्या करना है ना, सिर्फ डायग्राम को शिफ्ट कीजिए। आप सिर्फ डायग्राम को शिफ्ट करेंगे और हेड टेल कॉम्बिनेशन से आप एंगल को निकालेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इस 800 न्यूटन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, है ना? हेड टेल कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप चेक कीजिए कि ये एंगल 60 डिग्री है कि नहीं है। एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये एंगल 60 डिग्री है कि नहीं है? एक बार बताइए आप लोग, क्या ये एंगल 60 डिग्री है कि नहीं है? क्योंकि ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 60 होगा। इस तरह F2, इस तरह ये F2 और 800 न्यूटन के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में आपको एंगल कितना था? 120 डिग्री, लेकिन आपको हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है? एक बार बता दें, क्लियर है आपको? क्या ये क्लियर है? तो ये एंगल आपको 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपको 60 डिग्री। क्या ये क्लियर है? और ऐसे भी आपको बता देता हूं कि जो आपका टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में एंगल होगा, मतलब लैमिस थ्योरम में जो भी एंगल होगा, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, लैमिस थ्योरम में जो भी एंगल होगा टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में, बस आप उसको 180 में से आप माइनस कर देंगे, आपको यहाँ हेड टू टेल कॉम्बिनेशन का एंगल आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या कि सर F2, ये रहा F2 और ये रहा 800, इसमें टेल टू टेल कॉम्बिनेशन के बीच का एंगल जो है 120 डिग्री है। बस आप इसको 180 में से 120 को आप माइनस कर दीजिए, 60 डिग्री वहां हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। ठीक है? उसी तरह आप लोग यहाँ पे बताइए कि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है जी? 150 डिग्री है ना? टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में। तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में कितना एंगल होगा? जल्दी से बताइए तो एक बार। एवरीवन प्लीज टेल मी। यहाँ पे F1 और 800 के बीच का एंगल 150 डिग्री है हेड टू टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में। तो यदि हम ट्रायंगल में चेंज करेंगे तो बताइए क्या एंगल आएगा? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या एंगल आएगा? 30 डिग्री आएगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि F1 और 800 के बीच का एंगल 30 डिग्री है। आप देख लीजिए, ये रहा F1 और ये रहा 800, उसके बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जब ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये मेरा क्या होगा? 30 डिग्री। चलिए, तो हमने 90 डिग्री के हिसाब से एक स्पेशल केस हमने बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए जी? F2 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? F2 चाहिए, है ना? F2 चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे cos 60 लगा सकता हूँ क्या? तो cos 60 इज इक्वल टू क्या? F2 बाय 800। इज इट क्लियर? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है।
इज़ F2 बाय 800, तो देखिए आपको डायरेक्ट F2 का मान 400, देखिए कितना आसान हो गया। आसान हो गया ना? एक बार बताइए, कुछ भी हमने किया, बस राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग किया, एंगल को फाइंड किया, F2 का मान आ गया। है ना? बताइए, क्या ये आसान था? एक बार बताएँ आप लोग, क्या ये आसान था? तो एक क्वेश्चन और कराएँगे इसके ऊपर। तो जल्दी से बताइए, पिंकी, अंशुमन, रश्मि और भी लोग हैं, सुरजीत, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये देखेंगे, ये देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर 2 चीज़ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक T1/T2 पूछा जा रहा है, पहला, और दूसरा यहाँ पे T1/T3 पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पे लेविस थ्योरम लगाने जाएँगे ना, तो सबसे पहले आप T1 निकालेंगे, फिर आप T2 निकालेंगे, फिर आप T3 निकालेंगे, है ना? उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, इतना समय देना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि सर T1 और T2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और सर आपने अभी हमको सिखाया है कि यदि कोई भी फोर्स 90 डिग्री पे हो लेविस थ्योरम में, तो उसको आप 90 डिग्री पे आप दिखा दीजिए। तो सर ये मेरा T1 हो सकता है क्या? सर हाँ, हो सकता है। क्या सर ये T2 हो सकता है क्या? सर हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो जब ये T1 है, ये T2 है, तो सर ये तीसरा फोर्स तो T3 होगा, बिल्कुल सही है। अब मुझे T2 और T3 के बीच में एंगल चाहिए, तो देखिए यहाँ पे T2 और T3 के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो क्या ये 60 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे T1 और T3 के बीच में एंगल 150 है, तो क्या सर ये 30 डिग्री होगा क्या सर? बिल्कुल होगा। पहले यहाँ तक बताइए, क्या कोई दिक्कत है इसमें? हमने देखिए कितना सिंपल तरीके से ये कर लिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? जल्दी से बताइए। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? चलिए, अब मुझे पहला क्या चाहिए? T1/T2। T1/T2 चाहिए, इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे tan 60 निकाल सकता हूँ क्या? tan 60 इज इक्वल टू T1/T2, और सर tan 60 का मान √3 होता है सर। ठीक है, तो T1/T2 इज √3, तो T1/T2 इज √3, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक में ही दिख रहा है, तो हम लोग बिना और भी कुछ सॉल्व किए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। T1/T3 का मान √3 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। बाकी आप चाहें तो आप T1/T3 भी निकाल सकते हैं। T1/T3 यदि निकालना है तो मुझे sin 60 लगाना पड़ेगा। चलिए sin 60 लगा देता हूँ। सर sin 60 इज़ इक्वल टू T1/T3, sin 60 इज़ इक्वल टू √3/2, मीन्स T1/T3 का वैल्यू जो है √3/2 होगा, जो कि यहाँ आया भी। क्या ये आसान था? अब बताएँ, क्या ये एप्लीकेशन आसान था? लेविस थ्योरम का देखिए कितना है। लेविस थ्योरम में हमने ये देखा कि 2 फोर्स यदि कोलिनियर है तो थर्ड फोर्स 0 होता है। एक हमने ये भी देख लिया लेविस थ्योरम में। क्या ये आसान था? सर ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? क्यों बी होगा भाई? क्यों बी होगा? ऑप्शन नंबर बी में ये T1/T2 का मान है क्या? पहले T1/T2 पूछा है, फिर T1/T3 पूछा है। ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए, आसान था ये? चलिए, तो ये हमने कुछ एप्लीकेशंस देखा। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो एक्चुअली हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक किया था शायद, है ना? याद हो यदि आपको, तो 45 के आगे हम लोग बढ़, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट करेंगे कि थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन टू अदर, ये कौन सा थ्योरम है जी? ये लेमिस थ्योरम। ये लेमिस थ्योरम, ये लेमिस थ्योरम हमने प्लस में भी पढ़ा था। हर जगह लेमिस थ्योरम को हमने पढ़ा, है ना? 45 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या सर? द फोर्स विच लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर है मतलब कोप्लेनर होगा, और डू नॉट मीट एट वन पॉइंट मतलब ये नॉन कॉन्करेंट है, तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है। ठीक है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है, तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट कौन सा फोर्स होता है जी? देख लीजिए, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट ना, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ सिर्फ़ पकड़ लीजिए कि यहाँ पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही होगा। बाकी आप स्टेटमेंट, मुझे तो बस मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ, है ना? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, है ना? 47 का सी होगा। बाकी आपको याद है ना, क्या होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कि इफ टू फोर्सेस आर एडजेसेंट साइड ऑफ, if two forces are adjacent side of any parallelogram, then
द डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। हमने ये पढ़ा था ना? पर मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ इसे। मैं एक बार आपके लिए रिवीजन करा देता हूँ। क्या था? तरह से पढ़ा था कि यदि ये एक फ़ोर्स है P1 और एक फ़ोर्स है P2, यदि ये दोनों यदि ये दोनों एडजेसेंट साइड है, अगल-बगल का साइड है, तो जो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा, है ना? जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ही इस रिजल्टेंट को इज़ इट क्लियर? ये डायगोनल ही इस रिजल्टेंट को हमने बताया, पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को पहले कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये आसान क्वेश्चन है। ऐसे तो ये काइनेटिक्स का डायनामिक्स का भाग है, हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमने पढ़ा दिया है, तो इसको हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि एक एलिवेटर है, जो 10 किलो न्यूटन जो है, वो अटेन करता है 4 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, देखेंगे। एक एलिवेटर है, कोई एक एलिवेटर है, ठीक है? आप इसको लिफ्ट भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ दैट दिस इज़ एन लिफ्ट, ये कोई लिफ्ट है। इसका वेट 10 किलो न्यूटन है। आपको पता है कि वेट कहाँ लगेगा जी? सर, मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, सर वो नीचे की तरफ लगता है। वेट हमेशा जो है वो नीचे की तरफ। सर इसका जो वेट हो गया, वो आपको 10 किलो न्यूटन हो गया, है ना? 10 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल लीजिए तो ये 10,000 न्यूटन हो गया, ठीक है? अच्छा, यदि इसका वेट 10,000 न्यूटन है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा जी? क्या इस ऑब्जेक्ट का मास 1000 केजी होगा क्या? एक बार बता दीजिए। क्या यदि इसका वेट यदि 10,000 न्यूटन है, तो इसका मास 1000 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि वेट बराबर सर फ़ॉर्मूला होता है m इंटू, तो m बराबर हो जाएगा सर W/g, और तो W यहाँ पे 10,000 है और g हमको 10 लेना है, तो ये 1000 किलोग्राम। अब इस लिफ्ट में क्या किया है ना, इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ एक रस्सी को लगाया हुआ है, स्ट्रिंग लगाया हुआ है। आपको पता है कि यदि ये रस्सी है, तो इसमें एक टेंशन भी होगा सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब सिर्फ़ ये देखिए क्या हो रहा है, ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ये क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है। तो जो मोशन है, ये मोशन कहाँ है? ऊपर की तरफ। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए क्या दिया हुआ है कि ये लिफ्ट का जो वेलोसिटी है, इस लिफ्ट का जो वेलोसिटी है, ये 4 मीटर प्रति सेकंड है और टाइम जो है वो 2 सेकंड है। इसका मतलब कि लिफ्ट जो है, वो रेस्ट पोज़ीशन से शुरू हुआ होगा, तभी तो, है ना? तो चाहे तो हम लोग बेसिक जो बचपन में हम लोगों ने फ़ॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर u प्लस at, यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो v का मान आपको कितना है? 4 है, u आपको 0 है, a का मान नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन t पता है कि ये 2 सेकंड है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली ये जो फ़ॉर्मूला वगैरह आता है, इसी को हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं, है ना? डायनामिक्स में और कुछ नहीं है, डायनामिक्स में हम लोग बस 3 फ़ॉर्मूला, चाहे तो आपको 2 मिनट में मैं डायनामिक्स को ओवरऑल व्यू दे सकता हूँ, कि डायनामिक्स में हम लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? उसके बाद क्या कहते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v बराबर u प्लस at, ये हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स में, और एक फ़ॉर्मूला पढ़ते हैं f बराबर ma, यही डायनामिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ओवरऑल ओवरऑल यही हम लोग पढ़ते हैं। क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार बता दीजिए। एक्चुअली आप लोग इतने भी छोटे नहीं हैं, है ना? सभी लोग इंजीनियर्स हैं और 9th और 11th में आप लोग ये सारा चीज़ जानते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? एक बार बता दीजिए। कोई आप लोग इतना बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कोई भी? हमने जो अभी तक स्टेप किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से, किसी को प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट कीजिए भाई, मज़ा नहीं आता है मुझे। चलिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, बॉडी बॉडी जब ये लिफ्ट जो है, ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब T जो है वो ज़्यादा होगा W से। मानते हैं आप इस बात को? बॉडी ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा 1000 न्यूटन से। इसका मतलब है कि यहाँ पे T बड़ा है W से, और यदि मैं F नेट निकाल लूँ, तो F नेट हम लोग जानते हैं कि F नेट कैसे निकालते हैं जी?
एफ नेट का क्या फॉर्मूला, एफ नेट कैसे निकालते हैं? नेट फोर्सेस, है ना? तो नेट फोर्सेस मतलब टी ऊपर की तरफ है प्लस में और 10,000 नीचे की तरफ है माइनस में, है ना? तो टी माइनस 10,000 होगा, यही हो जाएगा एफ नेट, टी माइनस 10,000 होगा। आ रहा है क्या? कमेंट आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, हैंड राइज किया है क्या? गुंजन नाग, क्या प्रॉब्लम है भाई? गुंजन, क्या प्रॉब्लम है गुंजन? गुंजन क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है क्या गुंजन? चलिए, तो एफनेट जो है वो क्या हो जाएगा? टी माइनस 10,000 हो जाएगा, है ना? इज इट क्लियर एवरीवन? एफनेट जो है, चूंकि टी जो है प्लस में है इसीलिए यहाँ पे टी प्लस में लिया है हमने। यदि मान लीजिए लिफ्ट नीचे जाता तो फिर 10,000 माइनस टी लेते, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो टी माइनस 10,000 होगा, है ना? इस तरह आप देख रहे हैं कि जो एफनेट आया है, ये एफनेट आया है टी माइनस 10,000, और हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है सर, है ना? एम इंटू ए होता है, और एम जो है सर इस लिफ्ट का जो है मास 1000 है, और एक्सेलरेशन अभी हमने 2 निकाला तो टी माइनस 10,000 हो गया। इस तरह टी का मान 12,000 न्यूटन हो गया, जिसको हम लोग 12 किलो न्यूटन कह सकते हैं, है ना? इस तरह यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है? एक बार बता दीजिए, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, क्या ये क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? पर बता दें, क्या ये आपको समझ में आया? चलिए, तो एक्चुअली कुछ भी नहीं था कि हमने सिर्फ क्या किया भाई, एफ नेट निकाल दिया। एक बार समझ लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था? एफ नेट चाहिए था। तो ऊपर की तरफ क्या था? आपको टी लग रहा था, नीचे की तरफ आपको वेट लग रहा था। हाँ, यू नीड मोर क्वेश्चन लाइक दिस। अच्छा ठीक है, अभी आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो यदि आपका मोशन ऊपर की तरफ है तो एफ नेट टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यदि मोशन आपका नीचे की तरफ है तो एफ नेट जो है वो डब्ल्यू माइनस टी, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जब एफ नेट आ जाए तो उसको एम इंटू ए के बराबर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड पी है और उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आपको पी है और उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो सिर्फ आपसे यहाँ पे पूछा है कि रिजल्टेंट क्या होगा? मुझे पता है कि रिजल्टेंट का फ़ॉर्मूला होता है सर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। और चूँकि यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और वो भी P दिया हुआ है, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 P इंटू P और कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 अंडर रूट 3 स्क्वायर मीन्स √3 नंबर नंबर पर, है ना? ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपसे ये सब क्वेश्चन तो अब देखने के साथ बनना चाहिए। हम काफ़ी इस पे क्वेश्चंस किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैरेलल फोर्सेस हैविंग लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा होता है जी? एक दूसरे के पैरेलल ही होता है ना? एक दूसरे के पैरेलल ही होता है। क्लियर है? पैरेलल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के बाकी आप जब भी एसएससी जेईई का क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन गलत मिले और चारों ऑप्शन सही मिले। ऐसा भी आप ऑप्शन देखने को मिलता है। एसएससी जेईई का जो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन रहता है, वो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन रहता है, वो थोड़ा-सा टेढ़ा रहता है। पता नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन का लेवल आसान होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा ये क्यों करता है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि एसएससी जेईई का जो भी पेपर होता है, हमने उसमें यही देखा है कि एक से अधिक क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं और एक से अधिक क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, है ना? ऑप्शंस, चलिए। मोमेंट जो है किसी फ़ोर्स का
जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, डिवीज़न होता है, सम होता है या सबट्रैक्शन होता है? फ़ोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है जी? तो हम मोमेंट लगाते हैं, फ़ोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच में क्या होता है? मल्टिप्लिकेशन ही होता है ना, तो प्रोडक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, ओके, द बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम इफ टू फोर्सेस आर। देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है। एक इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ आपको 2 ही फोर्स लग रहा है। ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सिर्फ 2 फोर्स आपको लग रहा है। दिस इज फोर्स P1, दिस इज फोर्स P1 और दिस इज फोर्स P2। कोई आपको 2 फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स कैसा होना चाहिए ताकि ये बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये जो बॉडी है, ये मेरा इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो एक-एक करके ऑप्शन से देखते हैं। पहली बात तो बोलता है कि दोनों फोर्स कोलिनियर होना चाहिए, ठीक? अनइक्वल होना चाहिए। नहीं जी, इक्वल होगा तभी होगा, है ना? देखेंगे ऐसे एक्चुअली होगा क्या कि आप इस फोर्स P1 को उठाकर इसके क्या कीजिए, कोलिनियर कर दीजिए, है ना? P1 और P2 को आप क्या कीजिए, कोलिनियर कर दीजिए और बराबर मैग्नीट्यूड का कर दीजिए। तो ये बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक्चुअली यही होगा। दिस इज़ P1, इफ P1 इज इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू P, और ये यदि कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है कि एंगल जो है या तो 0 है या तो 180 डिग्री है ना? 0 है या तो 180 डिग्री है, तो आपका बॉडी मेरा क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये अपोजिट होना चाहिए, P1 और P2 अपोजिट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये अनइक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता, इक्वल होना चाहिए। ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में नहीं होगा जी, सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, है ना? ये नहीं होगा। यहाँ कोलिनियर है, इक्वल है और अपोजिट है, बिल्कुल है। ये देखिए, ये कोलिनियर भी है ये दोनों, इक्वल भी है एक दूसरे के और अपोजिट भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है। अंशुमन, बी क्यों होगा अंशुमन? अंशुमन बी क्यों होगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। यदि कंपोनेंट के अबाउट मोमेंट में 2 ही रूल चलता है जी। एक तो चलता है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0, ये कहलाता है लॉ ऑफ मोमेंट। ये कहलाता है लॉ ऑफ मोमेंट, है ना? उसके बाद मोमेंट में एक रूल और चलता है, क्या? क्या चलता है कि यदि आपका फ़ोर्स का जो मोमेंट होगा, वो उसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा या उसके कंपोनेंट के मोमेंट के बराबर होगा, उसी पॉइंट पर, है ना? ये वेरिगनस थ्योरम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमने पढ़ा है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है ना? और जो है ये उसी डायरेक्शन में होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये तो ऐसे है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है। इसी को अभी हमने स्टार्टिंग में आज पढ़ाया था कि इसी को हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? इसी को हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं। आप लोग ऑप्शन नहीं, अभी तक जवाब नहीं लगाए, इसका क्या बात है? अभी तक आप लोगों ने इसका ऑप्शन नहीं लगाया, क्या बात है? ऑप्शन लगाइए इसका, क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ, अरे ऐसा क्वेश्चन भी है जी। आप लोग इसका मत लगाइएगा। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है, ठीक है? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है। इसको ऑप्शन मत लगाइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक ब्रिक है जो कि 50 केजी है ना? अच्छा, यहाँ पे ऐसे तो 2 चीज़ पूछा जा रहा है। एक तो वर्क डन पूछा जा रहा है और एक नॉर्मल फोर्स पूछा जा रहा है। ये 2 चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है? ये 2 चीज़ यहाँ पे पूछा जा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। मैं आपके लिए देखता हूँ एक बार यहाँ की पोल कैसे जनरेट करते हैं जी। इस क्वेश्चन में पोल लगाइए तो। इस क्वेश्चन में पोल लगाइए तो देखिए, मुझे पता नहीं है पोल कैसे लगाते हैं।
पोल डज नॉट हैव अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं, छोड़िए तो, काम चला लें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखना चाह रहा था भाई, चलिए देखेंगे। एक ब्रिक है जो कि किसी फ्लोर पे ये रेस्ट पोज़ीशन पर है और इस ब्रिक का मास 50 केजी है, तो यदि ब्रिक का मास यदि 50 केजी है, समझेंगे? तो इस पे जो वेट लग रहा होगा, तो वेट 500 न्यूटन होगा, है ना? और जब वेट 500 न्यूटन होगा और जब आप इसका एफबीडी को बनाएँगे, एफबीडी को जब बनाएँगे तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, तो आपको वेट नीचे की तरफ है और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है। अब चूँकि ये बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब है कि समेशन ऑफ Fy इज़ इक्वल टू 0 मीन्स n माइनस W इज़ इक्वल टू 0 इसका मतलब n इज़ इक्वल टू W होगा, क्योंकि ये रेस्ट में है ना? इसका मतलब है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो वेट के बराबर ही होगा, तो 490 न्यूटन ही आंसर होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब एक अगला चीज़ है, वर्क डन पूछ रहा है। एक क्या पूछ रहा है वर्क डन। तो चलिए वैसे वर्क डन हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको ऐसा बात नहीं है कि आप वर्क डन नहीं जानते हैं, है ना? आप नहीं जानते हैं ऐसा बात नहीं है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना? फोर्स इंटू डिस्टेंस ही आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डिस्टेंस नहीं जी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही आपका क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? क्या इस ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एफ का वैल्यू कुछ भी हो, तो वर्क डन जो है वो 0 ही होगा। इस तरह सही आंसर ए है। फोर्स इज इक्वल टू वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? बाकी इसको हम लोग वर्क डन में भी पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी में हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना? डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसे एनर्जी के बराबर होता है ना? ये सारा कुछ पढ़ेंगे लेकिन ये 9th क्लास का बेसिक सा चीज़ है ना? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग ब्रांच डील्स विथ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट अपॉन द मशीन पार्ट व्हिच इज इन मोशन। क्या होगा जी? डायनामिक्स होगा। क्या होगा? वो डायनामिक्स होगा। काइनेमैटिक्स आंसर आप लोग नहीं लगा लेंगे, क्योंकि काइनेमैटिक्स जो है काइनेटिक्स डायनामिक्स का भाग है ना? तो आप लोग जो है उस पे नहीं चले जाएँगे। ये डायनामिक्स ओवरऑल आंसर जो है डायनामिक्स हो जाएगा। और ऐसे भी ये काइनेमैटिक्स में हम लोग विदाउट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, कि आपको काइनेटिक्स लगाने का भी मौका लग जाए, कि सर मेरे दिमाग में तो काइनेटिक्स भी लगाने का आ रहा है, कि विदाउट फोर्स होता है। विदाउट फोर्स की बात करते हैं, विदाउट नोइंग द फोर्स। हम लोग फोर्स के बारे में कोई डिस्कस इसमें नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोर्स और उसका इफ़ेक्ट को हम लोग डिस्कस करना है। तो फोर्स और उसके इफ़ेक्ट को भी डिस्कस करना है, तो आपको पता है कि डायनामिक्स 2 भाग में बँटा होता है। एक आपका काइनेटिक्स होता है और एक आपका डायनामिक्स होता है, एक आपका काइनेमैटिक्स होता है ना? 2 होता है। तो काइनेटिक में हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 2 और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3, इसको स्टडी करेंगे। और काइनेमैटिक्स में हम लोग विदाउट फोर्स मोशन को स्टडी करते हैं। विदाउट फोर्स मतलब इसमें हम लोग जो है एस बराबर क्यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं। टी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस और भी बराबर यू प्लस ए टी है। यही है बस, यही है डायनेमिक्स, यही है काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। क्लियर है? इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग डायनेमिक्स शुरू करेंगे तो यही चीज पढ़ते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, ओके, acting at a point is equal to either of the forces, what will the angle between the forces। ये क्वेश्चन तो हमने कई बार कराया है जी। यदि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, यदि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको सेम है और रिजल्टेंट भी जो है वो भी सेम है, रिजल्टेंट भी सेम है, मतलब तीनों फोर्स सेम है। जब तीनों फोर्स सेम है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा जी?
के बीच का एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा। हमने ये प्रूव भी कराया था। क्या इसको दोबारा बताना है क्या? क्या इसको दोबारा बताना है क्या? बता दीजिए एक बार। नहीं बताना है ना? हमने बताया था कि यदि आपका 2 फ़ोर्स है, सपोज़ दैट हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूव भी करवाया था, है ना? कि ये 2 फ़ोर्स है, यदि ये 2 फ़ोर्स P1 P ले लेते हैं, P1 मत लीजिए, P और P और तीसरा जो इसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट भी यदि P है, इफ रिजल्टेंट इज़ आल्सो बी P, तो इस जो एंगल है तीनों फोर्स के बीच का, है ना? रिजल्टेंट और P के बीच का, ऐसे इस डायग्राम को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना? आपको पता है, हमने डिटेल में बताया था। तो ये आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। यदि आप चाहते हैं तो मैं दोबारा भी बता सकता हूँ, ठीक है? लेकिन हमने बोला था कि आप याद ही कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना? यदि आपका 3 फोर्स है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल जो है 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कब तक बचेंगे इस क्वेश्चन से? एक काम करता हूँ, एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए पॉइंट पर रिएक्शन पूछ रहा है, बाकी जो भी चीज़ है वो ठीक है। ए पॉइंट पे रिएक्शन पूछ रहा है, मैं अलग से डायग्राम को बनाता हूँ और इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है? चलिए, मैं अलग से डायग्राम को बनाता हूँ और इसको डिस्कस करता हूँ। ए पॉइंट पर मुझे रिएक्शन पता करना है, ए पॉइंट पर रिएक्शन पता चलिए, मैं अलग से डायग्राम को बनाता हूँ, चलिए। ठीक है, आंसर नहीं पता है मुझे, नहीं पता है मुझे। मैं उसी डायग्राम को दोबारा बना रहा ये आपका यही आपका डायग्राम था। ये जो एंगल है, ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है। ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा ठीक है। तो एक्चुअली आपको जब आप एफबीडी बनाएँगे इस ऑब्जेक्ट का, हम लोग इस बॉल के यदि मैं एफबीडी को बनाऊँगा, तो देखते जाएँ क्या होने जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, बचपन में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा कहाँ चला गया जी? एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है, हटा देता हूँ। बचपन में हमने सेंटर भी मार्क कर दिया वहाँ पर। बचपन में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है ना? टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। सबको याद होना पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, पता होगा भी आपको। तो यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूँगा, अब देखें, यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूँगा, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इज़ इट क्लियर? इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और ये ऑब्जेक्ट चूँकि ए के कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ से जो आपका नॉर्मल फ़ोर्स जो है आपका, वो आपका इसके 90 डिग्री पॉइंट ए के 90 डिग्री पर लगेगा और पॉइंट ए के 90 डिग्री पे लगेगा तो वो सेंटर से ही पास करेगा। ये बात आपको थ्योरम से पता होना चाहिए, है ना? इसका मतलब है कि आपको एक फ़ोर्स इस तरीके से नॉर्मल फ़ोर्स यहाँ से होकर पास करेगा। इज़ इट क्लियर? सभी लोग बता दें, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? और इस फ़ोर्स को हमने एनए बोला है। फ़ोर्स को हमने एनए बोला है। जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर है? ये सेंटर से हुई होकर ही पास करेगा। एक बार आप बता दें। हमने जो बोला कि सर नहीं मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप क्लियर है एक बार? देखिए ये मेरा क्या है? रेडियस है और ये मेरा क्या है? आपका टेंजेंट है। तो एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होगा, है ना? वो एंगल 90 डिग्री ही होगा। एक्चुअली मैं आपके लिए अभी से ही इसको आसान कर देता हूँ थोड़ा, बाद में दिक्कत ना हो। एक काम करता हूँ, इस फ़ोर्स को लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से
इस फ़ोर्स को लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या किसी को? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए सर, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए सर। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से मैंने उसको एनए को आगे शिफ्ट, ये मेरा एन है ना? उसी प्रकार आप देखेंगे कि एक फ़ोर्स आपको पॉइंट बी पर भी लगेगा, पॉइंट बी पर भी आपको नॉर्मल फ़ोर्स लगेगा। ये भी सेंटर से होकर ही पास करेगा और जब ये सेंटर से होकर पास करेगा, तो फिर हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा देते हैं सर। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मैं फिर लगा देता हूँ, फ़ोर्स को मैं आगे कर देता हूँ, फ़ोर्स को मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है? इस तरह ये हो गया आपको एन। इस तरह हमने क्या किया कि पॉइंट इस सेंटर ओ पर हमने 3 फ़ोर्स को ड्रॉ कर दिया। सिर्फ़ आप देखते जाइए, हमने क्या किया है? हमने क्या किया, इस पॉइंट ओ पर 3 फ़ोर्स को हमने ड्रॉ कर दिया। एक फ़ोर्स है आपका एनए, चलिए इधर ले लेते हैं एनबी, एक फ़ोर्स है आपका क्या सर? तो एक फ़ोर्स है आपका एनए और एक फ़ोर्स है आपका क्या सर? डब्ल्यू। एक फ़ोर्स है आपका वेट है। दिस दिस एनबी, दिस एंगल इज़, एवरीवन प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एनए एंड एनबी? सभी लोग बता दीजिए, एनए और एनबी के बीच का एंगल क्या है? सभी लोग। क्या आप लोग कोई बता सकते हैं क्या एनए और एनबी के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है ना? एनए और एनबी के बीच का एंगल आपको क्या है? 90 डिग्री, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा, अरे! एनए और एनबी के बीच का एंगल कैसे कैसे 120 कैसे होगा अंशुमन? एंगल बिटवीन एनए, हाँ, सॉरी, ठीक है, बहुत जल्दी आप सॉरी भी बोल देते हैं, क्या फिर आपको हम बोल, this angle is 2 alpha means this angle, half angle is alpha and this half angle is alpha. Is it clear? This is 90 degree means this angle is 90 minus alpha. This angle is also 90 minus alpha, है ना? This angle is also 90 minus alpha. अब जब ये 90 माइनस अल्फा है ना? मुझे ये और ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। इसका मतलब है कि दिस कंप्लीट एंगल इज 180 minus alpha. Is it clear? And this complete angle is 180 minus, क्या ये क्लियर है? एक बार बता दीजिए। क्या ये क्लियर है? 180 180 नहीं, 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 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 180, कुछ गड़बड़ हो गया जी? ऐसा नहीं होगा। 90 माइनस अल्फा प्लस 90 तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 माइनस अल्फा प्लस 90 तो माइनस 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। टोटल तो यहाँ पे थीटा है ना? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सही है? एक बार बता दिए, कन्फर्म कर दिए, क्या ये सही है क्या? डाउट है? 360 से ऊपर, 360 से ऊपर का है भई, अल्फा का मान थोड़ी ना पता है मुझे। अरे कमलकांत, अल्फा का वैल्यू थोड़ी ना पता है मुझे। अल्फा का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये कर सकते हैं, है ना? क्या ये डायग्राम सही है? एक बार बता दीजिए। एंगल वगैरह सही है ना? एंगल वगैरह सही है तो बाकी हम लोग काम कर लेंगे। आप लोग एंगल वगैरह सही है तो हम लोग बाकी काम कर लेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। एंगल वगैरह सही है ना? क्या हो गया? अंशुमन, पिंकी, बाकी लोग आप लोग कुछ बोलिए भाई। क्या एंगल वगैरह सही है? आपको पता है कि सर जी, ठीक है सर। कुछ गड़बड़ नहीं है ना? नहीं तो बाद में फिर आंसर नहीं आएगा। आंसर फिर बाद में नहीं आएगा। अच्छा, सर आपने यह भी बोला था सर कि 2 फोर्स यदि 90 डिग्री है, यदि 2 फोर्स मेरा 90 डिग्री है, तो उसको हम लोग सर सिंपल, नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, आपने ये भी बताया था कि 2 फोर्स यदि 90 डिग्री है, तो उसको मैं ट्रायंगल के रूप में भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं इसको ट्रायंगल के रूप में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ माय एनए। आप लेमिस थ्योरम भी वहाँ पे लगा सकते हैं, आप लोग लेमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, एनबी और ये मेरा डब्ल्यू हो जाएगा।
ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल भी आपको अल्फा होगा। क्यों अल्फा होगा? हमने बताया था कि यदि यहाँ टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में जो भी एंगल है, उसको आप 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 में से यदि आप 180 माइनस अल्फा को माइनस कर देंगे, तो ये आंसर जो है वो वहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन में आंसर आ जाता है। तो ये 180 माइनस अल्फा है, तो उसके बीच का एंगल यहाँ अल्फा हो जाएगा, उसी तरह ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। चलिए, अब मुझे क्या चाहिए था? एनए चाहिए था। देखेंगे, अब मुझे क्वेश्चन में चाहिए था क्या? एनए। तो मैं एनए आसानी से अब निकाल सकता हूँ। तो एनए निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे साइन अल्फा का उपयोग कर लूँ क्या? सर साइन अल्फा इज इक्वल टू एनए बाय डब्ल्यू, है ना? और एन एनए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, है ना? क्या ये आंसर में है? क्या ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। एनए इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा है क्या ऑप्शन में? कुछ तो गड़बड़ हुआ है जी। ना, 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 तो गड़बड़ हुआ है, नहीं आया आंसर। आंसर नहीं आया। ऐसे इसका आंसर डी है, डब्ल्यू साइन अल्फा बाय 2। कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं? कुछ तो मिस्टेक हुआ है कहीं? कुछ मिस्टेक हो गया कहीं एंगल वगैरह निकालने में क्या? तो बताइए, आंसर नहीं आया? आंसर नहीं आया नीलांचल? ये अल्फा है, ये अल्फा है, ओके। ये अल्फा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, सही है। ये 90 माइनस अल्फा है, तो वो भी फिर आपका 90 ही होगा। कुछ मिस्टेक हुआ है नीलांचल, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, आंसर नहीं आया। आंसर है भी नहीं ऑप्शन में। अपना आंसर Na इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय साइन अल्फा आ रहा है, जबकि आंसर जो है वो डब्ल्यू साइन अल्फा बाय 2 है। डब्ल्यू साइन अल्फा बाय 2 है, कहीं मिस्टेक हुआ है? एंगल सब ठीक है सर। हाँ, तो फिर कहाँ गड़बड़ हुआ भाई? आप लेमिस थ्योरम भी लगाएंगे फिर भी यही आंसर आएगा। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है ना? साइन 100 आप लेमिस थ्योरम भी लगाएंगे तो यही आएगा। नहीं, एंगल कहीं मिस तो हुआ है, कहीं एंगल मिस हुआ है। ऑप्शन में है क्या? पहले डब्ल्यू साइन अल्फा आंसर है क्या? तो में भी तो नहीं है। और नहीं, मुझे याद है इस क्वेश्चन का आंसर शायद शायद डी है। कहीं तो मिस्टेक हुआ है, पर मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ आपका डब्ल्यू है, ऊपर की तरफ एनए है, इधर की तरफ एनए है। ये एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। ये अल्फा है, ये 90 है। 90, 90, 180, 180 हो जाएगा, ठीक है। और 180 माइनस 2 अल्फा हो, कुछ तो मिस्टेक हुआ है कहीं। अल्फा 9 अल्फा, ये आपका 9 प्लस कुछ तो एंगल में मिस्टेक हुआ है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। पता नहीं चल पा रहा है कहाँ मिस्टेक हुआ है। किसी का कोई सजेशन है तो बता दीजिए। एक तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है भाई, ज्योमेट्री मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। हमने कॉन्सेप्ट सारा सही लगाया है, सारा कॉन्सेप्ट अपना सही है, फिर ये कहाँ से मिस्टेक हो गया ऐसा? वेट कितना था? ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? वेट तो डब्ल्यू ही है, ठीक है। बाय 2 डॉट सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेट डब्ल्यू वी ब्लॉक अल्फा 2 अल्फा रिएक्शन। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ फिर। मैं एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ, समय दीजिएगा, ठीक है। मैं आंसर को चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या आंसर है। मैं आंसर को एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या आंसर है इस बार। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। 90 माइनस अल्फा ये सही है। क्या किया फिर हमने? ये एन है, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये डब्ल्यू माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है। ठीक तो किया है हमने। ओके, सारा कुछ तो सही था, फिर कहाँ मिस्टेक हो गया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार हम इसको
दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे, कहीं तो मिस्टेक हुआ है मुझसे, ठीक है? इसको मैं दोबारा चेक कर लूँगा, मैं दोबारा चेक कर लूँगा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। समय बर्बाद अभी हम लोग नहीं, ठीक है? ऐसे इसका आंसर डी है, मुझे ये कन्फर्म पता है कि इसका आंसर डी है, लेकिन कहीं तो मिस्टेक हुआ है, आगे की तरफ जाएगा, ये भी इधर जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, मैं इसको दोबारा चेक करके बताता हूँ, ठीक है? सर 180 को एक बार 90 बस अल्फ़ा लेकर देखेंगे, कैसे बोल रहे हैं? अ, डायरेक्शन 180 को एक बार 90 माइनस अल्फ़ा ले नहीं, 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 क्या बोल रहे हैं आप? अ, 80 अच्छा एक बार चलिए एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है? एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ एफबीडी को, ठीक है? लेकिन ऐसे देखिए, एक बार मेरा जो मानना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि यदि आपको क्वेश्चन एक बार ना बने, उसको छोड़ दीजिए। एक कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाते समय होता क्या है कि यदि आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो आप डिमोटिव हो जाते हैं, ठीक है? तो आप उसके पीछे मत जाइए। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, नहीं बनेगा, मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है? मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। मेरा तो मानना ये होता है कि आप पसंद ना बने तो छोड़ दें एक बार, बाद में देखेंगे। इसको तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि मैं आपको देख के बताऊँगा। मैं कल आपको देख के इसको बताऊँगा। चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ। एक बार मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ कि क्या हो रहा है। चलिए, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। एक्चुअली वेट यहाँ पे नीचे लग रहा है। ये वेट मेरा नीचे लग रहा है, ठीक है? एनए इधर की तरफ लग रहा है और एनबी इधर की तरफ। एंगल में ही प्रॉब्लम है। ये डब्ल्यू है और तो ऐसा लाइन था। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है? तो ऐसा था। ये एंगल कन्फर्म है कि ये एंगल अल्फ़ा होगा, ये एंगल अल्फ़ा होगा, ये एनए है, ये एनबी है, ठीक है? ये एंगल कन्फर्म 90 डिग्री है, नो डाउट, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल मेरा 90 माइनस अल्फ़ा होगा और ये एंगल भी मेरा 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है? अब रही बात, ये एंगल कितना हो, ये एंगल कितना हो? एंगल बिटवीन चेक कीजिए, एनए एंड एनबी, हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। चितरंजन मुझे भी वही लग रहा है। एक्चुअली एंगल बिटवीन एनए एंड एनबी ये 180 माइनस 2 अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है जी। ये एंगल देखिए, ये जो हाँ, सही हो गया है। ये जो कंप्लीट एंगल है, ठीक है? ये कंप्लीट एंगल जो है, ये 180 माइनस 2 अल्फा है ना? तो जब ये 180 माइनस 2 अल्फा है, तो उसके अपोजिट एंगल भी 180 माइनस 2 अल्फा ही होगा, है ना? यही मिस्टेक हुआ था हम लोगों से। हम लोगों ने वहाँ 90 ले लिया था। कि 90 तो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया था, है ना? ये 180 माइनस 2 अल्फा है। इज़ इट क्लियर? सही हो गया? सही हो गया? क्या ये क्लियर है? एक बार बता दीजिए। 180 माइनस 2 अल्फा होगा। इस तरह चलिए अब हम फोर्स को फिर से बना देते हैं। उसी डायग्राम को सही कर देते हैं। है ना? हाँ, अब उसी डायग्राम को सही कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एनए और एनबी के बीच का जो एंगल है, एनए और एनबी के जो बीच का एंगल है, ये 180 माइनस 2 अल्फा है, ठीक है? और एनए और डब्ल्यू तो मुझे ये भी एंगल चाहिए होगा ना? तो मुझे ये भी एंगल चाहिए होगा। अभी एंगल वगैरह निकाल लीजिए। एक्चुअली जो भी दिक्कत है वो एंगल वगैरह का ही है। चलिए, तो ये जो एंगल है, ये एंगल यदि मैं इस एंगल की बात करूँ, क्या ये एंगल अल्फ़ा होगा? बिल्कुल होगा सर, ये एंगल अल्फ़ा ही होगा, है ना? और ये एंगल यदि अल्फ़ा होगा, मुझे ये एंगल बताइए, ये कंप्लीट एंगल बताइए कितना होगा? सभी लोग,
ये कंप्लीट एंगल बताइए क्या होगा? ये कंप्लीट एंगल क्या होगा? एंगल निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे। चलिए ये 90 में से अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ठीक है? ये अल्फा होगा, कम है, अल्फा है तो ये 90। ये एंगल बताइए क्या होगा? या आप लोग इस एंगल को भी बता दीजिए क्या होगा? कोई भी? एंगल बताइए ये एंगल क्या होगा? आंसर आ जाएगा, एंगल को सिर्फ बताइए ये दोनों एंगल क्या होगा? एंगल को बताइए क्या होगा? ये एंगल आपका अल्फा है, ये अल्फा है, ये है, अल्फा है, 90 माइनस अल्फा है, हाँ, मुझे भी वही लग रहा है और ये मेरा अल्फा है ना? ये भी मेरा अल्फा है। जब ये अल्फा है, एंगल अल्फा होगा जी। एंगल अल्फा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 90 माइनस अल्फा कैसे होगा अंशुमन? मुझे तो अल्फा दिख रहा है कि ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ठीक है? ये अल्फा होगा भाई। इस तरह हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। हो जाएगा 90 प्लस अल्फा और ये भी हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। अब देखिए 360 पुर गया क्या? 90, 90, 180 हाँ, पुर गया। सही है, सही है, आ गया। देख लीजिए एक बार आप लोग बता दीजिए कि सर कैसे हुआ? देखेंगे हमने क्या किया। अरे ये इस लाइन को आप ध्यान से देखें और इस लाइन को ध्यान से देखें, बस इसी 2 लाइन को आप ध्यान से देखिए। तो चूंकि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अपोजिट एंगल है, अल्फा ही होगा। चलिए सही है। और इस बार 200 360 डिग्री पूर्व भी गया, 360 डिग्री पूर्व भी गया है, सही है। चलिए तो अब हम लोग एनए निकालना है, तो चलिए लेनिस थ्योरम को लगाइए। तो यदि एनए निकालेंगे तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है जी? 90 प्लस अल्फा, तो हो जाएगा साइन 90 प्लस अल्फा। यदि हम लोग W को लेते हैं तो अन्य दो फोर्स के बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, साइन 180 माइनस 2 अल्फा, सही है। साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो W क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हम लोग एन ए बाय कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा को लिख सकते हैं क्या? 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस तरह कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसल आउट हो गया। इस तरह आपको एन ए का वैल्यू आ गया W बाय 2 साइन अल्फा। इज इट क्लियर? यही आंसर भी है। क्या ये क्लियर है? ऑप्शन नंबर वहां पर जो है ये डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि बस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये समझिए कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है ना? एंगल वगैरह आपको निकालना आना चाहिए। एंगल वगैरह निकालना आना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? बता दीजिए एक बार, क्या ये क्लियर है? बता दो भाई, क्या ये क्लियर है? चलिए, तो हो गया W/2 साइन अल्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड को हटा देता हूं, नहीं तो फिर आपको डिस्टर्ब होगा। डायरेक्टली एनए और एनबी के एंगल बीच का एंगल 2 अल्फा होगा। कैसे चितरंजन? कैसे 2 अल्फा होगा? अब तो नहीं होगा, अब नहीं होगा। यदि मेरा आंसर आ गया है तो अब तो नहीं होगा। पहले आप बोलते तो मैं आपकी बात को चेक भी करता, लेकिन मेरा आंसर अब आ गया तो अब मुझे कंफर्म पता है कि वो एंगल जो है 2 अल्फा तो नहीं, ठीक है? अब वो एंगल 2 अल्फा नहीं होगा। एनए और एनबी का एंगल जो है 2 अल्फा के बीच का एंगल 2 अल्फा नहीं होगा। अब वो 180 माइनस अल्फा ही होगा। पहले यदि आप बोलते तो मैं समझ भी जाता। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ भी ये वही क्वेश्चन है जहाँ पे हमने एफ नेट वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे 12 किलो न्यूटन आंसर आया था, सेम वही क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार लगाएं। मैं आपके लिए टाइमर सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। मैं आपके लिए टाइमर सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार सॉल्व कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो तभी आपसे सॉल्व होगा। चलिए, सेम चीज है। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, समय 2 सेकेंड है। आप यहां से एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, है ना? उसके बाद मास दिया हुआ है, नेट फोर्स आप निकाल के m इंटू ए के बराबर कीजिए, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आंसर आ जाएगा। अभिजीत आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया क्या अभिजीत? मुझे बहुत पसंद आता है। अभिजीत आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है क्या पहले? क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है अभिजीत? आंसर सही है आपका? शायद ये सही है, अटेम्प्ट किया है आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात है अभिजीत, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। बाकी लोग कौन-सा ब्रांच है अभिजीत आपका? किस ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं अभिजीत आप? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है सिविल से, चलिए ठीक है। ऐसे सिविल में भी आप लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ वेट लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मास 2 केजी है, तो वेट जो है वो 2000 न्यूटन होगा। वेट 2000 न्यूटन होगा। मुझे पता है वेट इज़ इक्वल टू m इंटू जी होता है, ठीक है? ऊपर की तरफ आपको टेंशन। रही बात एक्सेलरेशन की, तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है। क्योंकि v आपको 3 दिया हुआ है और स्टार्टिंग यदि हुआ होगा तो वो 0 से होगा। एक्सेलरेशन a निकालना है, t का मान 2 है, तो एक्सेलरेशन का मान 3/2 मीटर पर सेकंड आएगा। और ये चूँकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एफ नेट जो होगा वो t माइनस 2000 और एफ नेट को हम लोग m इंटू ए लिख सकते हैं। t माइनस 2000 हो जाएगा। m का मान आपको 200 है, a का मान 3/2 है, t माइनस 2000 हो जाएगा। इस तरह आप जब सॉल्व करेंगे, t का मान ये 2300। क्लियर है? नंबर कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में? बता सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? पिंकी, सत्यजीत और भी लोग जितने लोग हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? क्लियर है नीरज? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। पहले स्लाइड को भी डिलीट कर ही देता हूँ। चलिए रहने देते हैं आपका काम। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, आप लोग इस पे थोड़ा-सा। नो क्लियर सर। क्या हुआ सत्यजीत? क्या प्रॉब्लम आई? क्या प्रॉब्लम है सत्यजीत बोलो? मैं आपको लाइन पे ले रहा हूँ सत्यजीत। सत्यजीत, सत्यजीत कहाँ हैं भाई? सत्यजीत हैंड राइज़ कीजिए। हैंड राइज़ कीजिए सत्यजीत, क्या प्रॉब्लम है बता दें एक बार, हैंड राइज़ कीजिए। सत्यजीत, हैंड राइज़ कीजिए। ऐप पे हैंड को राइज़ कीजिए, आपसे मैं बात बात हो जाएगा फिर। क्लियर है फिर क्लियर है। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता हूँ, समझेंगे। चलिए नहीं तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब छोड़िए रहने दीजिए सत्यजीत, अब हैंड राइज़ नहीं करना, जब आपने बोल दिया क्लियर है तो कोई बात नहीं। जब आपने बोल दिया तो फिर कोई बात नहीं। देखिएगा क्या दिया हुआ है। एक स्टील बॉल है, इसका मास आपको 2.4 किलोग्राम है। 2.4 केजी इज़ द मास ऑफ अ स्टील बॉल इज़ टाइड विद द स्ट्रिंग। एक रस्सी से वो क्या है? बंधा हुआ है ना? और ये सर्कुलर प्लेन में रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है भैया जी सर्कल आ जाओ, आ जाओ। ये कुछ इस प्रकार से ये रोटेट कर रहा है। क्लियर है? इस प्रकार से ये भाई पॉइंट ओ पर ये रोटेट कर रहा है। ठीक है? ये क्या कर रहा है? ये बॉल जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है? एक बार अभी यहाँ है,
ये फिर जब आप रोटेट करेंगे, हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, हाँ, फिर वहाँ आ जाए, ठीक है? कुछ इस तरह का हो सकता है, ये पॉसिबल है। यही बात यहाँ पे बोल रहा है। और जो डायमीटर है, वो डायमीटर आपको 2 मीटर दिया हुआ है। मतलब सर्कल जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है ना? अरे आप समझिए ना कि एक रस्सी है, रस्सी को आपने पकड़ के घुमा रहे हैं, बस वही चीज़ है। रस्सी है, रस्सी के किनारे आपका कोई बॉल है, बॉल को पकड़ के आप क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, बस वही चीज़ है। इसका मतलब है कि डायमीटर जो है, वो आपको 2 मीटर, तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा। डायमीटर 2 मीटर है, तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा। और इस बॉल की जो घूमने की स्पीड है ना? वो जो एन है, वो आपको तो 20 आरपीएम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस रस्सी में टेंशन क्या होगा? रस्सी में टेंशन क्वेश्चन क्लियर है? पहले आप इतना बता दीजिए। डायमीटर 2 मीटर था तो रेडियस हमने 1 मीटर लिया है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? एक बार बता दीजिए कि क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन को फिर आगे बनाएँगे। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। आप लोग सिर्फ बता दीजिए कि क्वेश्चन जो हमने डायग्राम बनाया है, क्या आपको ये समझ में आ गया ना कि मुझे टी को निकालना है? आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कल में नहीं घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ है ना? क्वेश्चन क्लियर है? सत्यजीत बताएँ भाई। सत्यजीत, पिंकी, अंशुमन, दिनांचल क्वेश्चन क्लियर है ना? आइए, आपको एक चीज़ पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, तो बाहर की तरफ एक फ़ोर्स लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? कौन-सा इस बाहर की तरफ जो फ़ोर्स लगता है इसको क्या कहते हैं? सभी लोग बताएँ। इस बाहर की तरफ जो फ़ोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल कहते हैं या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं? क्या कहते हैं? बाहर की तरफ जब कोई फ़ोर्स एक तो फ़ोर्स सेंटर की तरफ लगता है और एक बाहर की तरफ लगता है ना? सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स, है ना? क्या कहते हैं? और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है, ये होता है m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ये होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ये आपको थोड़ा-सा नहीं जानकारी होगा, नहीं जानकारी होगा तो हमने बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n बाय 60। ओमेगा का फ़ॉर्मूला होता है 2 पाई n बाय, ठीक है? तो सबसे पहले मैं सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स को निकाल लेता हूँ। तो सर सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के लिए मास ऑफ बॉल 2.4 है। ओमेगा जो है सर 2 पाई एन का वैल्यू आपको सर 20 है और डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सर आर जो है वो 1 है ना? आर जो है सर 1 है। इस तरह सर सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स आपको निकल के आ रहा है। चलिए सॉल्व कर लेता हूँ। 2.4 इंटू 2 पाई इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60 होल रेज़ टू द पावर 2। सर ये आ रहा है 10.5। सर सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स जो है वो 10.5 न्यूटन आ रहा है। इस तरह ये जो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब सर चूँकि ये सर ये बॉल अपने जगह पे घूम रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन और एफसी दोनों बराबर होगा। टेंशन इज़ इक्वल टू एफसी होगा, है ना? रोटेशन में है, यदि रोटेशन में है, उस केस में आपको जो है क्या होगा टी इज़ इक्वल टू क्या होगा एफसी होगा, है ना? नहीं तो बॉल तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा चूँकि बॉल अपने एक्सिस पर अपने सर्कल पे रोटेट कर रहा है, जब सर्कल पे रोटेट कर रहा है, तो उस केस में जो है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फ़ोर्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे टेंशन की बात कर रहा है। टेंशन जो है वो आपको क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स 10.52 निकाला है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हम लोग। शैल वी फॉरवर्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अच्छा
एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, एक रस्सी है, एक रस्सी है, इस रस्सी से 2 रस्सी है, मतलब उसमें एक में T1 लग रहा होगा, एक में T2 लग रहा होगा, ठीक है? सवाल मैं भूल गया, रहने दीजिए। सवाल मैं भूल गया सवाल मैं भूल गया, रहने दीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में यदि आज आज मेरे सरस्वती मेरे जिह्वा पे यदि निवास कर रही हैं, तो समझिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हम आपको अलग-अलग लेवल का क्वेश्चन ज़रूर करा रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है? बी बोल रही हैं, सही है। बाकी लोग का जवाब डी बोल रहे हैं अभिजीत। अभिजीत डी बोल रहे हैं, पता नहीं डी क्यों बोल रहे हैं अभिजीत आप? अंशुमन बी बोल रहे हैं, पिंटू डी बोल रहे हैं। ये हमारा चुन्नू है। चुन्नू ने इस दीवाल पर, ये मेरा वॉल है, इस दीवाल पर एक मुक्का मारा, मतलब कुछ फ़ोर्स अप्लाई किया। चुन्नू इज़ अप्लाइंग अ फ़ोर्स ऑन दिस वॉल। दिस फ़ोर्स इज़ P एंड दिस इज़ द एक्शन। दिस इज़ द एक्शन। एक्शन जो है चुन्नू अप्लाई कर रहा है और रिएक्शन जो है वो दीवाल अप्लाई करेगा, वॉल अप्लाई करेगा, है ना? रिएक्शन जो है वो दीवार अप्लाई करेगा चुन्नू के ऊपर। दिस इज फोर्स पी एंड दिस इज रिएक्शन, जो कि चुन्नू के हाथ पर लगेगा, है ना? चुन्नू ने एक्शन लगाया वॉल पर, चुन्नू ने एक्शन लगाया वॉल पर, लेकिन जो दीवाल है, जो वॉल है, उसने रिएक्शन लगाया चुन्नू के हाथ पर, है ना? हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ पे ही आता है नीलांचल। तो इस तरह एक्शन और रिएक्शन देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक्शन का डायरेक्शन P और रिएक्शन का डायरेक्शन P दोनों अपोजिट है। लेकिन चुन्नू ने जो एक्शन लगाया था वो वॉल पे लगाया था, मतलब चुन्नू के लिए ऑब्जेक्ट जो है वॉल है और वॉल के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है? आपका चुन्नू का हाथ है। इसका मतलब रिएक्शन जो है अपोजिट बॉडी में लगता है। इज इट क्लियर? बी नंबर, इस जिसने बी लगाया था वो सारा का बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? बता दें। हिमांचल, अंशुमन, बताओ भाई। पिंकी, क्लियर है? एक्शन रिएक्शन क्लियर है? आप लोग शांत क्यों हो जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आप यदि आंसर ना दें तो फिर मेरा पढ़ाया बेकार हो जाएगा जी, है ना? आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बिना पेन उठाए, बिना कॉपी कलम उठाए आंसर दीजिए। एक 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, 60 डिग्री के साथ एंगल बना रहा है, तो इफेक्ट क्या होगा? 20 cos 60, 20 cos 60, 20 cos 60, cos 60 इज 1/2। बस आंसर बताइए बिना पेन कलम उठाए, बिना कॉपी कलम उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे कौन है अभिजीत ए? ये कैसे होगा अभिजीत? अभिजीत ये कैसे होगा? ही होगा। बाकी मैं समझा देता हूँ, काम समझाना है। दिस इज 20 किलो न्यूटन, मेकिंग एंगल विथ हॉरिजेंटल इज 60 डिग्री। हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल है। तो कह रहा है कि इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? तो आपको पता है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पर 20 cos 60 होगा और cos 60 का मान 1/2 होता है, ये हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट
इज गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन दिस ऑन एज। लगाइए इसका क्या आंसर है, कौन सा होगा? हमने पढ़ाया भी है क्लास में, हमने ये पढ़ाया भी है ना? अरे फोर्स का जो इफेक्ट होगा और रिजल्टेंट का जो इफेक्ट होगा, क्या होता है बताइए? ये होगा, बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है। ये ठीक है, ये क्लास में पहले हो ही चुका था, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग है ये, ठीक है? और ये चूँकि एसएससी जेईई में आया हुआ है, इसीलिए मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएँ और मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा फिर। क्वेश्चन को एक बार आप लगाएँ और बताइए क्या आंसर आ रहा है, सभी लोग। इस क्वेश्चन को आप लगाएँ, क्या आंसर आ रहा है? फिर हम लोग ए। अरे नहीं बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं। ये क्वेश्चन नहीं था जी, हमने गलत क्वेश्चन को मार्क कर दिया है। एक्चुअली इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन और भी है, हमने गलत क्वेश्चन को मार्क कर दिया है। चलिए ठीक है। अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम, ए आंसर ठीक है। ये आंसर तो ए है, सिंपल है। हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ये एक आसान क्वेश्चन था, इसका ये होगा। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब समेशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफवाई इज इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना? ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। ये गलत क्वेश्चन हमने पिक कर लिया, ठीक है? हमने ये गलत क्वेश्चन को पिक कर लिया है, ठीक है? ये सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आगे आएगा। एक्चुअली मुझे लगा कि वो भी एसएससी जेईई में ही क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, वो कन्फ्यूजिंग है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये बेवजह हम लोगों ने इसके ऊपर मेहनत कर दिया भाई, समा बाँध दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, एक ही लाइन पर आकर मीट करता है। यहाँ पे डी जो है वो सही है। इज राइट आंसर। इज इट क्लियर? क्या सर 66 क्लियर है? जल्दी से बताइए। क्या 66 क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी रहने दें आप। इस क्वेश्चन को हम लोग जब डायनामिक्स को थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो हम लोग जब हम लोग डायनामिक्स को पढ़ेंगे तो इसको डिटेलिंग में हम लोग देखेंगे, है ना? ऐसे आंसर इसका डी होगा। आंसर ऐसे इसका डी होगा, ठीक है? तो हाँ, आंसर ऐसे डी होगा, लेकिन इसको डायनामिक्स में हम लोग चेक करेंगे, है ना? रहने दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग बेवजह ज़्यादा उलझ जाएँगे। थोड़ा डायनामिक्स को थोड़ा-सा डिटेल पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप लगा लेंगे। देखने के साथ आंसर लगा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन को नोट करेंगे इसको, या आप लोग क्वेश्चन को नोट करके रखे हैं ना? कुछ क्वेश्चन हमने बोला है कि उसको डायनामिक्स में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 67 को भी आप लोग ऐड कर लीजिए। प्लीज़ ऐड दिस 67। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर याद है ना सारा? सारा क्वेश्चन को आपने लिख के रखा है ना? आप लोग सारे क्वेश्चन को लिख के रखेंगे। इसको हम लोग जब डायनामिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से उसको देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्करेंट फोर्स जो है, एक ही पॉइंट पर आके मीट करता है जी। ऐसे क्वेश्चन पे आप समय नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन, चलिए इसको आप लोग लगा लीजिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना? ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आप जितना जल्दी से आप थूक फेंकते हैं, है ना? उसी तरह उतना ही जल्दी आपको 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ये याद होना चाहिए, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। कि आप गलती नहीं कर सकते हैं, कोई संभावना ही नहीं है गलती होने का। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताइए। ई होगा, बिल्कुल सही है। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये सब मुझे बताने का अब ज़रूरत ना पड़े, है ना? एक्चुअली हमने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने फोर्स एंड फोर्स सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है ना? ये सारा चीज़ वहाँ पे हो चुका है। तो नहीं होता है, मैं पहले ही आपको समा बाँध देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 फोर्स है पी और क्यू, एक ही स्ट्रेट लाइन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे 2 फोर्स है, एक है पी, एक है क्यू और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी से बताइए। या रिजल्टेंट क्या होगा? एक फोर्स है आपको पी
दूसरा फोर्स है Q, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक फोर्स है P, दूसरा फोर्स है Q, है ना? तो या तो इसका रिजल्टेंट P माइनस क्यू होगा या तो रिजल्टेंट Q माइनस P होगा। चूँकि ऑप्शन में Q माइनस P नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग P माइनस Q से ही काम चलाएँगे। हम लोग P माइनस Q से ही काम चला लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दुलारी, दुलारी मुर्मू बिल्कुल सही हैं। टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट विद एंगल 60 डिग्री, ओके? और उसका रिजल्टेंट जो है 50√3 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, है ना? और रिजल्टेंट क्वेश्चन में आपको 50√3 दिया हुआ है और P1 का वैल्यू आपको सपोज दैट P है, P2 भी आपको सेम है, तो 2P इंटू P कॉस 60 आपको दिया हुआ है, कॉस 60 का मान 1/2 हो जाता है। 50√3 बराबर √3P हो जाएगा, √3 से रूट कैंसल हो जाएगा। P का मान आपको 50 न्यूटन। इट क्लियर? क्या ये क्लियर है ना? बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर। चलिए ऐसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच इसको बोलते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा-सा एक्चुअली क्या है कि ये मैकेनिक्स का भाग नहीं है, लेकिन ये स पता होना चाहिए, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि 3 ही तरह का हम लोग जनरली जो यूनिट सिस्टम को डिफाइन किए हैं, एक लेंथ, एक मास और एक आपका टाइम, ठीक है? सबसे पहला जो एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर से लेते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, समय को हम लोग सेकंड में लेते हैं। जो आपका सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को सेकंड में लेते हैं। तो आपका एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम में जो आपका लेंथ है, लेंथ को हम लोग फीट में, जो आपका मास है, मास को हम लोग पाउंड में और जो समय है, समय को हम लोग एस में लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पाउंड बोल रहा है ना? पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो पाउंड किस सिस्टम में आता है जी? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार कि पाउंड किस सिस्टम में आता है? एफपीएस में आता है, एमकेएस में आता है, सीजीएस में आता है, किस में आता है? एसआई की तो बात ही नहीं करते हैं। एसआई एक रिलेशन होता है ना? एसआई एक रिलेशन होता है किसी भी यूनिट सिस्टम से। एक बार बता दीजिए, पाउंड किस सिस्टम में आता है? तो वही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इमरान सर पढ़ाए हैं, इमरान सर पूरा का पूरा बेसिक आपको पढ़ाए हुए हैं, है ना? चलिए आप अब तो कमेंट करो, है ना? अब तो कमेंट करो भाई, एफपीएस हो जाएगा, है ना? तो प्रेशर जो है का यूनिट जो पीएसआई है, पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, है ना? और चूँकि पाउंड जो है वो एफपीएस का है, तो इसीलिए एफपीएस आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फोर्स है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, आपके लिए 1 मिनट का समय है। पता नहीं मैं क्या आपको बोलूँ, क्या ही बोलूँ इस पे? आपके लिए मैं समय टाइमर लगा देता हूँ। चलिए, 1 मिनट का समय है, आप क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि पता तो चले कि आपको कुछ समझ वगैरह आ रहा है ना? आपके लिए मैं टाइमर आपके लिए सेट कर देता हूँ। 2 फोर्स है, यदि वो राइट एंगल पे है, तो उसका रिजल्टेंट √10 केजी है। आपको घबराना ही नहीं है कि फोर्स का मात्रक केजी में क्यों दिया हुआ है। आप मात्रक केजी में ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 90 डिग्री पे फोर्स है, तो उसका मात्रक उसका रिजल्टेंट √10 केजी है और यदि उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट √13 केजी है। तो वो दोनों फोर्स क्या-क्या होगा? 2 समीकरण बनेगा, 2 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। रिजल्टेंट का फ़ॉर्मूला मुझे पता होता है ना? पहले वाले केस में आपको एंगल जो है वो 90 डिग्री है, सेकंड वाले केस में 60 डिग्री है
और रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे पता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 2 P1 P2 कॉस थीटा, वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी से बताइए। दो इक्वेशन है सर, यहाँ पे आपने यह बताया कि पहला केस है, एक पहला केस है जहाँ पे दो फोर्स जो है वो 90 डिग्री पर है, समझे? पहला केस में देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। ये फोर्स P1 है, ये फोर्स P2 है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो जो पहला केस है ना, पहले केस में रिजल्टेंट जो है, पहले केस में रिजल्टेंट जो है सर, वो √10 केजी है। पहले केस में रिजल्टेंट √10 केजी है। आपको घबराना नहीं है कि सर इसमें मात्रक कैसे केजी दिया हुआ है ना? तो आपको मात्रक दिया हुआ तो फोर्स में आप बदल सकते हैं, आपको फोर्स में बदलना आता है, वैसे बदलने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है? और दूसरा केस है कि यही सेम दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। दिस इज P1, दिस इज P2 और इस बार जो एंगल जो मेरा 60 डिग्री यदि है, तो जो इस बार जो रिजल्टेंट है ना, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो है इस बार √13 केजी होगा, ठीक है? तो हमको P1 और P2 बताना है। अब फ़ॉर्मूला लगा लीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं उस मेथड की तरफ नहीं जाऊँगा। मुझे एलिमिनेशन मेथड को लगाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। आपको पता है कि ये जो पहले वाले केस में जो रिजल्टेंट होगा, वो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होगा, है ना? और पहले वाले केस में रिजल्टेंट √10 दिया हुआ है, तो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का मान सर 10 होगा, है ना? तो आप चेक कर लीजिए ये चारों ऑप्शन में से कि किसके स्क्वायर का मान ऐड करने के बाद 10 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 4 10 आ रहा है जी, ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ए हो सकता है। बी को चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ये भी 10 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी 10 हो सकता है, सी भी हो सकता है, सारा हो सकता है जी। तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से सारा ही हो सकता है ना? सारा ही एलिमिनेशन मेथड से पॉसिबल है। सिर्फ डी को छोड़ के 25 4 29 ये नहीं होगा। सिर्फ इसको छोड़कर डी तो आंसर नहीं होगा, बाकी ए, बी, सी में से कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना? कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो आप लोग हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। देखिए, आप लोग हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। आपको यह तो पता है कि ए, बी, सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना? आप चाहें तो हिट एंड ट्रायल आप लगा सकते हैं। आप एक-एक करके ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं या कहिए तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले सेकंड केस को सॉल्व कर लेता हूँ। पहला केस में तो आपको ये पता चल गया कि सर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का मान 10 है। दिस इज इक्वेशन 1। चलिए फॉर सेकेंड केस, सेकेंड केस में आर बराबर जो है वो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 60 डिग्री है और सेकेंड केस में रिजल्टेंट आपको √13 है इज इक्वल टू कॉस 16 का मान 1/2 होता है, तो इस तरह ये हो जाएगा क्या P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू 1/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरह हो गया आपको P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 इंटू P2 इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम सॉल्व करने नहीं जाते हैं, हम ऑप्शन से पुट कर देते हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन जो है वो है 6 और 2 और √6, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है क्या 3 और 1। चलिए पहले मैं 3 और 1 को ही पुट करके देखता हूँ। P1 का वैल्यू 3 और 1 यहाँ पुट करके देखता हूँ, क्या बनता है देखिए। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1, क्या ये 13 पुरता है क्या? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ये 13, हाँ जी, तो हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उतना सॉल्व करने नहीं जाएँगे तो आंसर यही हो जाएगा। 3 और 1 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। हमको लगा कि एलिमिनेशन मेथड से ऐसा हो जाए कि 3 ऑप्शन ही हट जाए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ए, बी, सी तीनों में जो है सम जो है वो 10 ही आ रहा था। क्लियर है?
चलिए आसान था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, है ना? तो ऑब्जेक्टिव बनाते समय कई तरीके का उपयोग करना पड़ता है, आप जिस भी तरीके का उपयोग कर लें। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है। दो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अरे 90 डिग्री वाले का केस का तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि सर अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सर सेम है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना? तो ये 10 रूट 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, अब नहीं करेंगे। 75 तो हमने कर ही लिया था, 75 हमने कर ही लिया था, है ना? 75 हमने कर लिया था। इसमें हमने ये देखा कि 90 वाले केस में हम लोग ट्रायंगल बना के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि 90 डिग्री का केस है तो डायरेक्ट हम लोग ट्रायंगल बना के हम लोग केस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? 75 भी हो गया था, 76 भी हो गया था। बस इतना ही करेंगे आज। बस इतना ही करेंगे। शाम को अपनी नए टॉपिक के साथ क्लास होंगी। बस हम लोग आज इतना ही करेंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं क्या? आप लोग एक बार बताइए, पिंकी, सत्यजीत या जितने लोग हैं, आप लोग क्वेश्चंस को लगा रहे हैं क्या कि सर के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि सर ही सारा क्वेश्चन करेंगे? एक बार बताइए, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आसानी होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आसानी होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूँ। अंशुमन क्वेश्चन लगाएं। एक क्वेश्चन को सॉल्व, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कहाँ पे है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे है। आपको क्वेश्चन को लगाते समय आसानी होगा। बॉडी फीवर, हाँ, देखेंगे। ये 92 इस सर, हाँ, ये 92 नंबर क्वेश्चन एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए तो देखिए तो क्या बनता है। मुझे लगा कि आप लोग क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट किए होंगे, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए था, है ना? इस 92 को अटेम्प्ट कीजिए तो क्या होगा? एक किसी बॉडी को, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, प्लीज एवरीवन। चलिए, मैं आपको 2 मिनट का एक वीडियो दिखाता हूं। 2 मिनट का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ठीक है? आप लोग देखेंगे उसको। आपको 2 मिनट का मैं एक वीडियो दिखाता हूं। राइज किया है क्या? आपको 2 मिनट का एक वीडियो दिखाता हूं। चलिए, है ना? लेकिन जैसे ही आप मेरे हाथ को देखेंगे, जैसे ही मैं इस बोतल के कैप को ढीला करूंगा, ठीक है, तो हवा का प्रेशर अंदर जाएगा, ठीक है। इस बोतल में छेद किया हुआ है, हर जगह छेद किया हुआ है, नीचे की तरफ छेद किया हुआ है ना? और देखिए अभी इस बोतल से पानी नहीं आ रहा है, जबकि बोतल में छेद किया हुआ है ना? जबकि इस बोतल में भाई छेद किया हुआ है, पानी नहीं आ रहा है ना? लेकिन जैसे ही आप मेरे हाथ को देखेंगे, जैसे ही मैं इस बोतल के कैप को ढीला करूंगा, ठीक है, तो हवा का प्रेशर अंदर जाएगा, मतलब फोर्स जाएगा तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना? जब तक इसमें फोर्स नहीं था, अच्छा, तो पानी देखिएगा ऑडियो बाहर नहीं आ रहा है नहीं क्या? आ रहा है। आपको वीडियो चला के दिखाते हैं। अब देखेंगे पानी बाहर नहीं आएगा। जैसे ही मैं इस बोतल की कैप को हल्का ढीला करूंगा, देखिएगा यहाँ से पानी बाहर आने लगे। कोई बात नहीं, जब ऑडियो नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब, अच्छा कोई बात नहीं, जब ऑडियो नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका। जब ऑडियो नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है?
ऑडियो नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो हाँ, ये मैं ही हूँ, ठीक है? जब ऑडियो नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग फिर से इसको क्या कहते हैं, किसी और तरीके से इसको आपको कोशिश करेंगे। ये वीडियो को मैं आपके उस पे डाल दूँगा, ऐप पे डाल दूँगा। इस वीडियो को मैं आपके ऐप पे डाल दूँगा, ठीक है? आप लोग ऐप पे एक बार इस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लेंगे। इज़ इट क्लियर? मैं इस वीडियो को आपके ऐप पे डाल दूँगा, आप वहाँ पे आंसर को निकालेंगे, ठीक है? और आपको फिर आप आंसर बताएँगे कि 92 का क्या आंसर होगा। इज़ इट क्लियर? ये तो आपको ऐसे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं। लिफ्ट में यदि आप लिफ्ट में नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जी? आपको वेट कैसा महसूस होता है? डायरेक्ट आंसर लगाइए। आप लोग जो मैक्सिमम वेट अरे! क्या कर रहे हैं नीलांचल? अच्छा आप लोग समझिए, आप जब लिफ्ट में नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपको कैसा वेट लगता है? बताइए एक बार। लिफ्ट में जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, है ना? ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, तो आपको वेट ज़्यादा लगता है या कम लगता है? बस हो गया, बात खत्म है। तो फ्री फॉल के केस में आपको वेट क्या होगा? मैक्सिमम वेट होगा या मिनिमम वेट होगा? क्या होगा? 0 वेट होगा, नो वेट होगा, बिल्कुल सही है ना? तो उसी चीज़ का वो वीडियो है, वो वीडियो जो है उसी चीज़ का है जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट करके उसको दिखाया है कि एक बॉटल को फ्री फॉल करा के हमने दिखाया है, ठीक है? तो आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे, मैं आपके ऐप पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? ऐप पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आज शाम को एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक है? जय जगन्नाथ, चलिए।